हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में आप लोगों को एक अलग अप्रोच से करवाऊंगा। जैसे कि आप लोगों में से सभी को पता होगा कि सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन पाई आर स्क्वायर क्यों होता है ये बहुत कम लोगों को पता होगा। उसी तरह आप सब लोगों को पता होगा कि स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन 4/3 पाई आर क्यूब क्यों होता है ये बहुत कम लोगों को पता होगा। ये सब कैसे आता है बच्चे? इंटीग्रेशन से आता है। तो आज इसी विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग ये देख ले कि बेसिक डिफरेंस क्या है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में। तो चलो देखते हैं डिफरेंस। अब देखो बच्चा लोग, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में डिफरेंस। तो डिफरेंशिएशन कुछ ऐसा पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता था, एक फंक्शन दिया होता था y = ax की पावर n। तो मैंने आप लोगों को कुछ ऐसा बताया था कि जब भी y हो और इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो dy/dx के फॉर्म में आता है ये। और उसमें ये बताया था कि ये a बिल्कुल यूं रह जाता है, इसे बिल्कुल हमें छेड़ना नहीं है। अब ये n आ जाता था यहाँ और यहाँ आ गया x की पावर n-1। अब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में सबसे बेसिक डिफरेंस ये है कि डिफरेंशिएशन हम लोग y को dy/dx करने के लिए करते हैं और इंटीग्रेशन जस्ट उल्टा। जैसे आपको अगर dy/dx दिया हो और हमें dy नहीं चाहिए, हमें y चाहिए, dx भी x चाहिए, तो उसके लिए हमें करना पड़ता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने का देखो तरीका कुछ ऐसा होता है कि जो dx है वो एक साइड ले जाओगे आप लोग, तो dy = ax की पावर n और यहाँ पे ये dx यहाँ चला जाएगा। अब इंटीग्रेशन में एक स्पेशल साइन होता है, कुछ इस टाइप का साइन लगाना पड़ता है हमें। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट वाला है, एक लिमिट वाला भी इंटीग्रेशन पढ़ोगे आप लोग। तो यहाँ पे dy बन जाएगा y और ये हो जाता है ax की पावर n। अब यहाँ देख, n यहाँ के n-1 होता था, तो यहाँ जो n है n+1 आएगा और यहाँ मल्टीप्लिकेशन में n होता था, लेकिन यहाँ जो n+1 ये पूरा डिवीज़न में आ जाएगा और एक कांस्टेंट लग जाता है यहाँ पे। ये कांस्टेंट क्यों लगता है ये मैं आगे आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा। तो इतना आ गया होगा समझ में। अब मैं लिमिट वाला इंटीग्रेशन और बिना लिमिट वाला इंटीग्रेशन दोनों बताने जा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे बच्चा लोग, यहाँ पे क्या है कि दो टाइप का इंटीग्रेशन मैंने लिया है। एक देखो विद लिमिट है, एक है विदाउट लिमिट। अब विद लिमिट वाला क्या होता है ये मैं आगे चर्चा करूंगा। पहले मैं आप लोगों को बस ये सिखा रहा हूँ कि विद लिमिट वाला कैसे सॉल्व करेंगे, विदाउट लिमिट वाला कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, अगर विद लिमिट हो बच्चे तो dy आपका हो जाएगा y इंटीग्रेशन के बाद, और यहाँ पे आप कुछ ऐसा साइन दोगे, यहाँ पे y इनिशियल, यहाँ पे y फाइनल और इक्वल टू a बाहर निकाल लो x की पावर n+1 जो मेरा बेसिक फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन n+1। और यहाँ पे भी आप लोग जैसे यहाँ y इनिशियल लगाया था, y फाइनल लगाया था, यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे लगाएंगे x इनिशियल और यहाँ पे लगाएंगे x फाइनल। अब देखो इसको फर्दर भी सॉल्व करेंगे हम लोग। कैसे? तो यहाँ पे आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट y फाइनल माइनस y इनिशियल इक्वल टू a, यहाँ पे x फाइनल, ये x फाइनल n+1 माइनस x इनिशियल n+1 कुछ ऐसा आ जाएगा। ये x फाइनल x की जगह ही जाएगा, x इनिशियल भी x की जगह ही जाएगा, सिर्फ ये n+1 बिल्कुल ऐसा ही रह जाएगा बच्चे, और यहाँ पे आ जाएगा n+1। विद लिमिट वाले में कांस्टेंट का प्रयोग नहीं करते हम लोग, कांस्टेंट यूज यहाँ पे नहीं आता, कांस्टेंट बिल्कुल नहीं आता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो विदाउट लिमिट में बिल्कुल dy y बन जाएगा, यहाँ ax की पावर n+1 प्लस c। बस ऐसे कर देना आप लोगों को। अब मैं एक एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल नंबर 1 लूँ, कुछ ऐसा dy = 3x² dx, लिमिट है 1 से 3 और यहाँ पे 0 से y। अब इसे अगर सॉल्व करूँ मैं तो dy बन जाएगा y, कुछ ऐसा लगाएंगे, यहाँ 0 to y बच्चे। अब ये 3 आ जाएगा बाहर,
अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अब देखो यहाँ एक स्क्वायर है, n की वैल्यू 2 है तो n+1 करेंगे हम लोग, तो यहाँ आ जाएगा x की पावर 3। अब ये बताओ कि यहाँ पे n+1 तो यहाँ भी n+1, तो यहाँ 3 आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब यहाँ पे लिमिट दे रखा है 1 से 3, 1 यहाँ 3 यहाँ। अब ये 3 से 3 मैं कट कर दूं, बिल्कुल कट कर दे रहा हूं मैं। अब यहाँ दिस इज अपर लिमिट, दिस इज लोअर लिमिट। अब एक बात बताओ, हम हमेशा क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू, यहाँ भी वही आएगा, क्या आएगा 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। अब इसे फर्दर सॉल्व करोगे आप लोग तो y माइनस 0 y आएगा, 3 का क्यूब 27 माइनस 1, फाइनल आंसर आएगा 26। तो y क्या आ गया 26। अब देखो इनडेफिनेट के सवाल कैसे होंगे, तो इनडेफिनेट के सवाल कुछ ऐसे होंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू दे रखा है 3x²। तो ऐसे दिया हो तो सबसे पहले dx x के साइड ले जाओगे आप लोग, तो dy 3x² dx आएगा। अब मैं यहाँ पे साइन लगा दूँ इंटीग्रेशन का, तो dy बन जाएगा y बच्चे, 3 ये आ जाएगा बाहर। फॉर्मूला क्या है, xn+1, ये 2 है तो n+1 3 आ जाएगा बाई n+1, तो यहाँ भी 3 आएगा, प्लस यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट करते हैं। अब यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा कि ये कांस्टेंट क्यों करते हैं, इनडेफिनेट में विदाउट लिमिट वाले में ये कांस्टेंट क्यों लगाना पड़ता है, ये मैं यहीं पे डिस्कस कर रहा हूँ। ये 3 से 3 कट करूँ तो y इक्वल टू x³ प्लस c आ गया। अब देखते हैं कांस्टेंट क्यों आता है। अब देखो आप लोगों को ये तो पता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का उल्टा होता है, तो उल्टा होता है तो आना भी चाहिए बिल्कुल सेम। अब सबसे पहले अगर मैं y को डिफरेंशिएट करूं तो फॉर्मूला dy बाई डी एक्स आएगा, ये n आ जाएगा यहाँ बच्चे 2x, 2 माइनस 1 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो dy बाई डी एक्स आ गया हमारा 2x। अब मैं अगर इसे इंटीग्रेट करूं तो हमें सेम फंक्शन मिलना चाहिए, देखते हैं ट्राई करके। तो dy इक्वल टू क्या आएगा 2x dx, और अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करूँ तो dy बन जाएगा y, 2 बाहर आएगा, x की पावर यहाँ 1 है तो x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा बताओ 1 प्लस 1 2। तो यहाँ पे अगर मैं कांस्टेंट नहीं लगाता, तो ये फंक्शन क्या आता, y इक्वल टू 2 से 2 गया तो x² सिर्फ आता, देखो x² आता, तो ये कांस्टेंट तो गया हमारा। तो इसीलिए यहाँ पे हम कांस्टेंट लगाते हैं, क्योंकि कभी भी कोई फंक्शन में अगर डिफरेंशिएट करो और वहाँ पे कांस्टेंट हो तो डिफरेंशिएशन में ये कांस्टेंट बन जाता है 0, और उसे अगर वापस इंटीग्रेट करो तो वो कांस्टेंट नहीं आ पाता है। तो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इनडेफिनेट में हमेशा हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है। गॉट इट। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग मीनिंग समझेंगे कि आखिर इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग देखो 3 एग्जाम्पल लिया है मैंने, तो तीनों एग्जाम्पल में ये है कि सबसे पहले ये एग्जाम्पल देखो, तो ये एक लाइट रॉड है। लाइट रॉड का मतलब हमें मास बिल्कुल 0 लेके चलना है, निग्लिजिबल मास। इस लाइट रॉड पे हर 1 मीटर के डिस्टेंस पे 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg रखा हुआ है। मेरा सवाल ये है कि टोटल मास क्या आएगा, तो टोटल मास आपका होगा कुछ ऐसा, टोटल मास इक्वल टू 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ये आएगा बच्चे 5 kg टोटल मास। अब देखो सेकंड वाला, तो सेकंड वाले में दिया हुआ है लैम्डा 2 kg/मीटर। ये लैम्डा क्या है, ये लैम्डा होता है लीनियर डेंसिटी। डेंसिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि मास बाई वॉल्यूम में डेंसिटी होता है। एक बात बताओ कि अगर कोई 1 डायमेंशनल बॉडी हो, सिर्फ उसके पास लेंथ ही हो, थिकनेस बिल्कुल निग्लिजिबल हो, तो उसका क्या होगा, सारा मास लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। उसी तरह बिल्कुल एक थिन प्लेट हो, तो प्लेट का क्या होता है, एरिया सर्कल के फॉर्म में, तो उसका पूरा मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब तुम लोग 3D बॉडी का बात करोगे, तो 3D बॉडी जैसे स्फीयर है, क्यूब है, इन लोगों के पास वॉल्यूम होता है, तो उसकी डेंसिटी क्या लेते हैं, मास बाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी 3 टाइप्स के होते हैं। पहला लीनियर डेंसिटी, जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते, दूसरा सिग्मा होता है, सरफेस डेंसिटी भी बोला जाता है उसको, मास बाई एरिया। तीसरा वॉल्यूम डेंसिटी, वो तो आप लोग को पता ही है। तो यहाँ पे ये लैम्डा है लीनियर डेंसिटी। सबसे पहले ये बताओ कि 2 kg/मीटर का मतलब क्या है। 2 kg/मीटर का मतलब है कि पर मीटर, मतलब हर 1 मीटर में कितना kg, 2 kg। तो इस रॉड का टोटल मास क्या होगा, तो ये भी आप लोग बता दोगे सर, टोटल मास रॉड का होगा
ऐसे अगर निकालूं मैं तो 5 2 10, क्योंकि हर 1 मीटर में 2 kg, तो 5 मीटर में डायरेक्ट आप क्या करोगे 2 × 5, ये आएगा 10 kg। लेकिन क्या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं लैम्डा सर मास बाय लेंथ, अगर आप बोल रहे हो लीनियर डेंसिटी तो मास बाय लेंथ, सरफेस डेंसिटी मास बाय एरिया, वॉल्यूम डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से ऐसे भी आप निकाल सकते हैं 2 = m/l है 5, तो देख m आ गया 2 × 5, ये क्या आ गया बताओ 5 2 10 kg। अब यहाँ पे आप लोग फंस जाओगे लफड़े में, क्योंकि यहाँ हर 1 मीटर में 2 kg था, लेकिन यहाँ पे देखो लफड़ा है, क्योंकि लैम्डा यहाँ पे है वेरिएबल। लैम्डा वेरिएबल का मतलब हर जगह डेंसिटी अलग अलग है। मतलब आप लोग ऐसा इमेजिन कर सकते, ये रॉड मैंने बनाया तो ऐसा है, आप लोग इस रॉड को ऐसा इमेजिन कर सकते, ऐसा ऐसा इस टाइप का। हर जगह देख, इस 1 मीटर में मास कुछ अलग, इस 1 मीटर में मास कुछ अलग, इस 1 मीटर में मास कुछ अलग, तो एक भोपू टाइप इमेजिन आप कर सकते हो इसे। अब इसे कैसे करें, तो देखो इसका एक अलग अप्रोच होता है, और ऐसे ही क्वेश्चंस को करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है इंटीग्रेशन की। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई कैसे करें, तो एक बात बताओ कि हर जगह अगर 1 पे लूँ तो लैम्डा कितना आएगा 3, 2 पे लूँ तो लैम्डा कितना आएगा 5, 3 पे लूँ तो लैम्डा कितना आएगा 7। हमें पूरा छोटा छोटा मास हर जगह का ऐड करके टोटल मास चाहिए रॉड का। तो आप लोग इसको ऐसे करो कि मैं, चलो सर अगर ये वेरिएबल ही है तो x दूरी चलता हूँ, ना 1 चलूँगा, ना 2 चलूँगा, ना 3 चलूँगा, x दूरी चलता हूँ। यहाँ पे मैं एक छोटा सा टुकड़ा लिया, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा लिया जिसका बिल्कुल लेंथ छोटा सा है, और छोटा सा लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करते थे याद करो, डिफरेंशिएशन में dy और dx क्या होता था, बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स होते थे। तो यहाँ पे ये हो गया dx। अब ये छोटे से एलिमेंट में मास भी क्या होगा, बिल्कुल छोटू सा इत्तू सा मास होगा, और उस मास को हम लोग क्या लिखेंगे dm। अब एक बात बताओ, लैम्डा, जैसे ये क्वेश्चन है लैम्डा 2 kg पर मीटर, तो कहीं भी ले जाते आप, यहाँ लेते छोटा सा टुकड़ा, यहाँ 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 यहाँ, तो हर जगह डेंसिटी क्या होता है 2। अब यहाँ पे अगर मैं ये छोटा सा भी टुकड़ा ले रहा हूँ, ये कितने दूरी पे, x दूरी पे, तो लैम्डा जो होगा वो क्या होगा, छोटा सा मास बाई छोटा सा लेंथ, ये भी तो डेंसिटी के ही बराबर होगा। लेकिन ये टुकड़ा कितने दूरी पे लिया, x दूरी पे, तो लैम्डा x के ही फंक्शन में दिया हुआ है। तो आप लोग लैम्डा के जगह लिख दो 2x + 1 = dm/dx। अब देखो यहाँ से मुझे लग रहा है कि सर अब लगता है मास आ जाएगा, कैसे को dm को हमें m बनाना है, dx को x बनाना है, और dm को m बना देंगे तो वो m क्या आएगा, पूरा मास, और ये कैसे आएगा, इंटीग्रेशन से। तो और आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। यहाँ पे आप क्या करो बच्चा लोग, ये dx लाओ इधर, तो तुम लोग इसे अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो, जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोग प्लस हो या माइनस हो अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते थे, इंटीग्रेशन में भी आप कर सकते। 2x dx + 1 dx = dm। अब यहाँ पे साइन लगा दो इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन का। अब देख ये x कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, और एंड कहाँ पे हो रहा है 5 पे। तो यही होता है लिमिट, मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इनिशियल पॉइंट 0, फाइनल पॉइंट 5, 0 to 5, ये भी 0 to 5। अब ये जो लिमिट, ये पूरा रॉड का आएगा, ये जो लिमिट जा रहा है पूरे रॉड पे जा रहा है, तो ये क्या देगा, पूरे रॉड का मास देगा। तो यहाँ आप लोग लिख दो बेटा 0 to m, मतलब हम रॉड स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ से मास बिल्कुल 0 से हमें पूरा अगर लेंगे तो पूरा m आएगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करोगे आप लोग, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये 2 आ जाएगा बाहर, x dx, x की पावर 1 है देखो, तो ये आ जाएगा x की पावर 1 + 1 जो कि 2 लिखोगे आप लोग, और डिवीज़न में भी 2 आ जाएगा। लिमिट यहाँ पे पुट कर दो 0 से 5। अब देख 1 dx है, तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, वो कैसे मैं यहाँ पे बता दूँ। dx का इंटीग्रेशन हमेशा आप x लोगे, क्यों, क्योंकि dx को आप x की पावर 0 × dx टाइप लिख सकते हैं, x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 क्या होता है 1। अब n + 1 यहाँ करोगे तो 0 + 1 क्या आएगा 1, तो क्या ऐसे कर सकते हैं 0 + 1 / 0 + 1
तो dx का इंटीग्रेशन क्या आता है x। तो आप लोग ये याद रख लेना कि dx का इंटीग्रेशन x ही आएगा। तो 1 तो बाहर आएगा, dx x बन जाएगा। तो ये आ गया 0 to 5। अब यहाँ dm आ गया हमारा m, ये भी कहाँ से बच्चे 0 to m। अब आप लोग फाइनली इसे सॉल्व कर लो। 2 से 2 गया, 5 का स्क्वायर क्या लिमिट है, 5 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 इक्वल टू m माइनस 0। तो हमारा फाइनल आंसर जो m का आएगा वो आ गया 25 प्लस 5। द फाइनल आंसर इज 30 kg। तो देखो इंटीग्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जब भी चीज़ें वेरिएबल फॉर्म में दी हुई हो और हमें ऐड करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो इंटीग्रेशन का पहला मीनिंग हमने ये समझा कि सर इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, मतलब हम चीज़ों को जोड़ रहे हैं। ये क्या कर रहे हो, dm और dx ले रहे हैं, मतलब आप 0 से लेके 5 तक छोटे छोटे एलिमेंट्स लेके आप ऐड कर रहे हो उसे। तो यही होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब छोटा छोटा एलिमेंट लेके हम जोड़े जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे करा था, यहाँ पे मास अलग अलग जगह था तो डायरेक्ट जोड़ लिया। यहाँ पे हर जगह मास है, कितना भी छोटा टुकड़ा करो हर जगह मास है। लेकिन यहाँ पे पहला मास 1 पे था, पहला मास 0 पे था तो दूसरा मास 1 पे था। यहाँ हमारा फ़ायदा ये क्या था कि हर मीटर में 2 kg मास था तो डायरेक्ट कर लिया। लेकिन यहाँ हर सेगमेंट अगर 0 से 1 भी जाओ तो यहाँ x की पावर 0.1 भी, x की वैल्यू 0.1 भी पुट करोगे तो भी मास अलग आएगा। तो ये पंगा था यहाँ पे। तो जब भी वेरिएबल चीज़ों का टोटल हमें चाहिए ऐड करके तो हमें इंटीग्रेशन के पास चलना पड़ता है। तो बहुत इंपॉर्टेंस है इंटीग्रेशन का। देखो अब आगे हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि ये एक सर्कल है बच्चा लोग। अब ये सर्कल का एरिया, सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, ये तो सबको पता है। लेकिन पाई आर स्क्वायर कैसे आता है मुझे नहीं लगता कि लोगों को ये पता होगा, और ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखो कैसे आता है ये मैं बता रहा हूँ। अब एक बात बताओ आप लोग कि ये सर्कल का अगर एरिया निकालना है तो क्या तुम लोग बोलोगे कि सर ये एरिया अगर मैं छोटा छोटा एलिमेंट लूँ, जैसे ऐसे एक मैं यहाँ ऐसा कुछ बनाता हूँ बच्चे, ये देखो ऐसा 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 एक पतला सा रिंग के फॉर्म में है ये। अगर मैं सेंटर से ऐसा ऐसा बना के मैं इसे ऐड करते जाऊं तो ये एरिया प्लस अगला वाला एरिया प्लस इसके अगला वाला एरिया, ये 0 से r तक ऐसे ही एरिया में लेते जाऊं तो सब ऐडअप होके क्या देगा, पूरे सर्कल का एरिया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे जैसे r हम इंक्रीज करा रहे हैं तो ये सर्कल का होता है सरकमफ्रेंस, ये सरकमफ्रेंस, ये भी सरकमफ्रेंस। तो जैसे जैसे आप r इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे यहाँ सरकमफ्रेंस भी इंक्रीज हो रहा है सर्कल का। तो देखो यहाँ भी वेरिएबल, तो एरिया निकालते कैसे हैं, तो इसका मैं एक और डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, लाइक दिस, ऐसा कुछ। अब देखो कैसे करेंगे हम लोग। तो ये टोटल रेडियस तो इसका r है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करूँगा कि r दूरी जाके एक छोटा सा r, ये r वेरिएबल r है, ये r उसका फिक्स रेडियस है, यहाँ पे r जाके मैं एक छोटा सा स्ट्रिप ले लूँ, इस छोटा सा ऐसा 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 ऐसा, और ये विड्थ है हमारा इसका, ये विड्थ छोटू सा है बिल्कुल, और ये छोटे से विड्थ को हम लोग क्या लेंगे, dr के बराबर। ये है हमारा विड्थ dr के बराबर। अब देख ये छोटा सा जो ये एरिया आया, अब विड्थ छोटा सा तो एरिया भी छोटा सा, तो उसे हम लोग क्या मानेंगे, dA, छोटा सा एरिया को dA। अब याद करो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो एक बात बताओ, इस पूरे सरकमफ्रेंस का जो लेंथ होगा बच्चे, आई थिंक सरकमफ्रेंस का लेंथ सबको पता होगा 2 पाई r होता है, तो ये आ जाएगा 2 पाई r, और ये तो लेंथ हो गया। अब विड्थ कितना है इसका, dr, तो लेंथ इंटू विड्थ लगा दिया हमने। अब हमें dA नहीं चाहिए, हमें पूरा एरिया चाहिए,
तो एक बात बताओ, मैंने इंटीग्रेशन में क्या बताया था कि अगर dy हो y बनाना हो फिर इंटीग्रेशन, dm हो m करना हो फिर इंटीग्रेशन, यहाँ dA है a करना है फिर इंटीग्रेशन, तो यहाँ भी आ जाएगा इंटीग्रेशन। अब कहाँ से चल रहा है, तो हम लोग 0 से चल रहे हैं कहाँ तक, कैपिटल R तक, तो एरिया भी क्या आएगा 0 to a आएगा। अब जैसे dm का इंटीग्रेशन m, dy का y तो dA का a। अब ये लिमिट वाला इंटीग्रेशन है, तो मैं यहाँ पुट करूँगा 0, यहाँ पुट करूँगा a, और यहाँ पे आएगा 2 पाई। देखो ये पाई भी कांस्टेंट होता है, तो ये 2 पाई बिल्कुल ले लोगे बाहर, ये r है तो r की पावर क्या है 1, तो यहाँ हो जाएगा r 1 + 1 जो कि 2 आएगा, और यहाँ भी नीचे 2 आएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, और यहाँ 0 से ये कैपिटल R जाएगा बच्चे। तो हमारा ये एक बात बताओ, ये 2 से ये 2 तो गया, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या मैं कुछ a - 0 लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता। अब यहाँ पे पाई है, देखो पाई ऐसे ही रख दिया मैंने, यहाँ पे ये अपर लिमिट क्या है r, तो r² - 0 का स्क्वायर, तो फाइनली देखो एरिया हमारा आ रहा है πr²। तो ये आ गया सिंपल सा इसका डेरिवेशन। तो याद रखना, कभी भी सर्कल में एक छोटे स्ट्रिप का एरिया चाहिए, सर्कल का एक छोटा सा एलिमेंट चाहिए, तो उसका डीए क्या होगा सर्कल का, तो डीए आएगा सर्कल का, मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, इसका यूज़ आता है आगे जाके। तो सर्कल का डीए जो होगा, डीए वो आएगा हमारा 2πr dr। ये बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा जब आप लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ोगे, जब आप लोग रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, उसमें बहुत यूज़ आएगा। ये सारी चीज़ें जो मैं करवा रहा हूँ आगे बहुत यूज़ में आने वाला है। जैसे देखो, ये तो हमने डिराइव कर लिया यहाँ पे। अब देख, जैसे ये यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि इस पूरे सर्कल में ये पूरा एक प्लेट है, प्लेट की डेंसिटी दी हुई है 2 kg/m²। मतलब मैंने बताया था ना कि डेंसिटी हमारा कितना टाइप का होता है, 3 टाइप का। तो लीनियर डेंसिटी हमने देख लिया था, यहाँ पे कौन सा डेंसिटी है, एरियल डेंसिटी। ये प्लेट है बेटा, थिन प्लेट, इसका दिया हुआ है सिग्मा, ये रो नहीं होगा, ये सिग्मा होगा, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो सिग्मा दिया हुआ है 2 kg/m²। अब देखो यहाँ पे हमारा डेंसिटी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं सर सिग्मा जो होगा वो होगा मास बाई एरिया। अब मास बाई एरिया हुआ, तो अगर मास हमें कैलकुलेट करना है तो सिग्मा इंटू एरिया आएगा बच्चे। अब देख सिग्मा कितना है 2, एरिया क्या आएगा πr²। अब r यहाँ पे पुट कर दोगे आप लोग, तो 2 इंटू पाई, मैं पाई के फॉर्म में ही निकालूंगा, और 2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 4, तो ये आ गया 4π kg। तो इसका मास आ गया आपका 4π kg। अब देख यहाँ तक तो निकल गया क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी था कांस्टेंट। अब यहाँ पे फिर फंसोगे आप लोग, क्योंकि यहाँ फिर से क्या है, लोचा है, लोचा। अब यहाँ लोचा क्या है सर, वही बात, सिग्मा है सर 2r kg/m²। सर आपने फिर यहाँ पे डेंसिटी वेरिएबल दे दिया, मतलब r अगर 0 लूँ तो यहाँ पे डेंसिटी 0 है, मतलब यहाँ मान लो कि थोड़ा सा बिल्कुल होल टाइप है। अब r1 लूँ तो r1 पे 2 है, 2 पे 4 है, 3 पे 6 है। तो यहाँ पे हम कैसे करें, तो यहाँ पे फिर हमें कैसे करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन से। तो देखो यही यूज़ है इंटीग्रेशन का मेन। ये सब आगे आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, जब भी आगे आप हाई लेवल क्वेश्चन करोगे तो बहुत ज़्यादा काम आएगा। अब मैं क्या करूँ कि ये भले ही रेडियस हमारा पूरा 2 मीटर है, लेकिन मैं r दूरी पे जाके वही एक छोटा सा एरिया लूँ मैं, ऐसा बच्चे, ऐसा ऐसा ऐसा, इसका विड्थ है dr। अब इसमें एक बात बताओ, ये छोटू सा एरिया जो हमारा dA आया, अब ये dA को लिखने का तरीका क्या होता है, इसीलिए मैंने यहाँ डिराइव करवाया था। देखो अगर ये आप डिराइव नहीं करते तो ये सवाल आपसे नहीं हो पाता। तो dA क्या होगा 2πr dr, तो यहाँ लगा दिया हमने 2πr dr, ये dA हुआ। अब यहाँ पे छोटे से एरिया में मास भी क्या होगा, इतू सा छोटू सा मास होगा, और छोटू सा मास को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चा लोग, dm से। अब एक बात बताओ,
सिग्मा होता है डेंसिटी, आप मास बाई एरिया भी लिख सकते, और अगर वेरिएबल के फॉर्म में हो तो मास की जगह आप dm बाई da भी लिख सकते। अब क्या करोगे आप लोग, तो सर हमें तो मास चाहिए, तो dm इक्वल टू सिग्मा इंटू da हो गया। अब सिग्मा किसके फॉर्म में, r के फॉर्म में, da भी किसके फॉर्म में, r के फॉर्म में। तो आप लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, dm इक्वल टू सिग्मा क्या है देखो 2r, और da क्या है बच्चा लोग 2 पाई r dr। अब तो लग रहा है सर मास निकल जाएगा, क्यों सर हमें तो इंटीग्रेशन आता है। तो यहाँ क्या करेंगे, फिर से हम लोग इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ भी लिमिट दे रखा है, कहाँ से कहाँ तक, रेडियस 0 से 2, मास 0 से m। अब आप क्या करोगे, dm का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चे m, मैं लिमिट पुट करूँगा, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट m। अब देख यहाँ से जो भी कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लो, 2 पाई इंटू 2, ये आ गया 4 पाई। अब यहाँ पे देख 4 पाई आ गया, r इंटू आर क्या बनेगा, आर स्क्वायर और उसके साथ dr, तो ये r स्क्वायर dr, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा r³ बाई 3, और ये भी आप लोग लिमिट पुट करोगे 0 से 2। अब देखो तुम्हारे लिए क्वेश्चन हो गया कितना सिंपल। अब आप क्या करोगे, अपर लिमिट m, लोअर लिमिट 0, 4 पाई बाई 3, अपर लिमिट 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब। तो फाइनल आंसर जो m का आएगा बच्चा लोग, डैट विल बी 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 पाई बाई 3 kg। दिस इज द फाइनल आंसर। तो देखो कितना इजी हो जाता है हमारे लिए इंटीग्रेशन से किसी भी वेरिएबल। अब एक बात बताओ, ये वेरिएबल सिग्मा है, बिना इंटीग्रेशन के कोई ऐसा तरीका है जिससे इसका मास निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। अब इसीलिए देखो ये आपको पढ़ना पड़ा। अगर आप ये सर्कल का एरिया का डेरिवेशन नहीं करते तो ये आपको पता नहीं चलता, और जब तक ये पता नहीं चलता तो dm बाई da नहीं लिख पाते, तब तक ये सवाल नहीं होता। तो एक एक चीज़, फिजिक्स यही तो है, एक एक चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। क्यों का जवाब हमें खोजना है, ऐसा क्यों, और ये हर जगह आप लोगों को नहीं मिलेगा। ये जो क्वेश्चंस है ये हर जगह कहीं भी नहीं मिलेंगे। ये मैंने स्टैंडर्ड तरीके से एक इंटीग्रेशन पढ़ा, ये नहीं कि हर जगह देखना कि फार्मूला दे दिया और उस पर फटाफट बस इक्वेशन दे के इंटीग्रेट करवाते रहते हैं। उसका मेन यूज़ ये है, और यही सब तुम्हें काम आएगा आगे जाके फिजिक्स में। वो जो करवाते हैं वो तो मैथ्स का पार्ट है, वो तो मैथ्स में ऑलरेडी पढ़ेंगे लोग, और वो फिजिक्स में उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, बिना एक काइनेमेटिक्स और एक और थोड़ा सा वर्क पावर एनर्जी में, इसके अलावा कहीं यूज़ नहीं है। वो इससे भी आ जाएगा आपको समझ में। तो हम लोग इसी टाइप के सवाल करेंगे। देखो कितना कंसेप्चुअल सवाल है और बहुत ही मज़ेदार है। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे फिर। अब देखो बच्चा लोग, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है 2 ग्राफ। अब मेरे से ये सवाल पूछा गया है कि ये जो ग्राफ है ये एरिया क्या होगा और ये एरिया क्या होगा। तो ये तो तुम लोग देखते ही बता दोगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को ट्रायंगल दिख रहा है, और ट्रायंगल में तुम लोग डायरेक्ट एरिया जो निकालोगे वो क्या आएगा तुम्हारा, बताओ सर। हाफ इंटू बेस हमारा है 2, और हाइट है सर, हाइट कैसे आएगा, हाइट ऐसे आ जाएगा तुम्हारा, x2 पे y की वैल्यू कितनी होगी, तो x2 पे y की वैल्यू हो जाएगी 4, तो ये हाइट आएगा हमारा 4। तो आप लोग डायरेक्ट एरिया निकाल लोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आपका आएगा 4। ये आएगा एरिया का मैग्नीट्यूड। यूनिट मीटर में होगा तो मीटर, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर। सॉरी, अब देखो यहाँ पे तो निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे तुम लोग फंस जाओगे लफड़े में। पूछो क्यों सर, ये तो ट्रायंगल दिख ही नहीं रहा है, ये तो कर्व शेप का है। तो इसमें भी अगर एरिया निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो मैं वो चीज़ यहाँ से समझाऊंगा, फिर वहाँ हम लोग अप्लाई करेंगे। देखो कैसे। अब इंटीग्रेशन से एरिया कैसे आता है बच्चा लोग, तो कुछ ऐसे आता है। देखो ये मैं मिटा दूँ, कुछ ऐसा। ये ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही रहने दो। मैं क्या करूं कि ये x वेरिएबल है, अगर बताओ कि मैं एक छोटा छोटा ऐसे ऐसे स्ट्रिप्स लेके ऐड करते जाऊं कहाँ से, x 0 से लेके 2 तक,
तो हमें ये पूरा स्ट्रिप ऐड होते होते क्या देगा, ये पूरे ट्रायंगल का एरिया देगा, राइट। तो देखो कैसे, मैं स्ट्रिप कुछ ऐसा लूँगा, यहाँ से मैं अगर x डिस्टेंस चला और x डिस्टेंस चल के मैंने कुछ ऐसा लिया बच्चे, लाइक दिस ऐसा। अब यहाँ पे ये जो विड्थ है इसका, ये हमारा है dx स्ट्रिप का। अब यहाँ पे अगर x दूरी यहाँ से ले रहा हो, अगर यहाँ 1 होता तो ये हाइट कितना होता, 2। अगर ये 2 होता तो बेटा 4 दिख रहा है, लेकिन अगर x है तो ये क्या आएगा, y के बराबर ही आएगा। सर बिल्कुल y के बराबर ही आएगा। अब एक बात बताओ, ये छोटे से स्ट्रिप का अगर ये एज इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दें बिल्कुल, तो ये एक हमें रेक्टेंगल शेप में दिखेगा, रेक्टेंगल शेप। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ। अब एक बात बताओ कि ये जो हमारा है ये बिल्कुल छोटा एरिया है, तो क्या मैं इसे DA लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता। और DA जो होगा वो क्या होगा, लेंथ y और विड्थ इसका dx, तो ये हो गया y इंटू dx। अब देख यहाँ पे y है, यहाँ पे dx है, दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, तो जब भी अलग अलग वेरिएबल हो तो हम डायरेक्ट उसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो देखो y हमारा x के फॉर्म में दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे कि y के जगह यहाँ लिखोगे 2x और ये आ जाएगा dx। अब हमें DA नहीं चाहिए, हमें तो पूरा एरिया चाहिए। कहाँ तक एरिया चाहिए बताओ, 0 से लेके 2 तक का। तो क्या मैं इंटीग्रेट करूँगा, यहाँ भी इंटीग्रेट, यहाँ भी। अब हमें x 0 से 2 तक चाहिए, 0 से 2, एरिया कहाँ से, 0 to a। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, DA का हो जाएगा a, लिमिट लगा दो आप लोग 0 to a इक्वल टू, अब 2x dx भाई, 2x dx, 2 बाहर आ जाएगा, x की पावर 1 है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा n+1, तो यहाँ आएगा x², यहाँ आएगा 2 और ये 0 से 2, 2 से 2 गया। अब एक बात बताओ, ये a है अपर लिमिट, 0 है लोअर लिमिट, तो क्या मैं a-0 लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता। अब ये 2 है तो 2 यहाँ आएगा, तो आप 2² - 0 का स्क्वायर लिखोगे तो एरिया क्या आ गया बच्चे, फाइनली बताओ, 2 2 4। क्या यहाँ भी 4, और देखो इस फार्मूले से भी 4 आया था। गॉट इट। तो चलो ये तो आ गया समझ में। तो ये आ गया समझ में कि कभी भी ग्राफ का एरिया हमें निकालना हो तो DA = y dx ही फार्मूला लगेगा। अगर ये V है और ये T होता तो V dt लगता, अगर ये S है और ये T होता तो S dt लगता, वो डिपेंड करता है। गॉट इट। अब देख यहाँ पे है वेरिएबल, यहाँ तो था कि बिल्कुल ट्रायंगल बन रहा था तो डायरेक्ट निकाल सकते थे। मेन इसका यूज़ यहाँ पे आएगा, यहाँ इसका यूज़ कुछ नहीं था, बस मैंने समझा दिया आपको कि इंटीग्रेशन से भी इसका एरिया निकल सकता है। अब यहाँ पे कैसे करें, बहुत मज़ा आने वाला है। देखो तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ भी वही बच्चे, एक छोटा सा x दूरी चल के एक छोटा सा स्ट्रिप ले लेना है हमें फटाफट। ये हो गया dx, ये x, अब ये x पे चला तो ये y आ गया, तो ये जो dA होगा इसका dA वो क्या आएगा बता, लेंथ y, ये dx, y dx जैसे यहाँ था बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ चिपका सकते हैं आप लोग। तो dA आ गया हमारा y dx। अब y क्या हमारा x के फॉर्म में दिया हुआ है, देखो बिल्कुल दिया हुआ है, देख तो ये आ गया 3x² dx। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चाहिए पूरा एरिया, तो हमें करना पड़ेगा देखो इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन तो यहाँ भी इंटीग्रेशन का साइन लगाया, यहाँ भी इंटीग्रेशन का, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से कहाँ तक एरिया निकालना है, 0 से 2, तो यहाँ 0 से 2, यहाँ 0 to a। अब dA बन गया बच्चे a, लिमिट लगा दो 0 to a इक्वल टू 3 बाहर x² dx का इंटीग्रेशन n+1, तो क्या ये x³ आएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा। लिमिट अब पुट कर दो आप लोग 0 से 2, तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 से 3 गया, 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब
तो फाइनल एरिया आ गया बच्चे 8। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो होप सो आप लोगों को इंटीग्रेशन में बहुत मज़ा आया होगा और मैंने बिल्कुल अलग अप्रोच से लिया। देखो ये चीज़ें हम लोग समझे कि आखिर फिजिक्स में यूज़ क्या है इसका। तो आज के लिए मैं यहीं पे लेक्चर एंड कर रहा हूँ।